नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी नगर में। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आज हम देखेंगे आज का पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है कि किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। ठीक है, 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जाएगा। काम का कितना भाग पूरा किया जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि एक सूत्र होता है M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। ठीक है, मतलब कि व्यक्तियों की संख्या गुणे दिन की संख्या। ठीक है, दिन और दूसरे व्यक्तियों की संख्या बटे गुणे दिन, और बटे में क्या हो जाएगा कार्य, कार्य कितना हुआ। ठीक है, तो M1 की जगह पर रखेंगे 42 गुना 75, और बटे में कार्य की जगह पर रखेंगे 1, क्योंकि किसी घर को बनाने के लिए कार्य क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक, तो 1 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि अगला कर रहा है कि 28 व्यक्ति और 90 दिन, तो M2 के जगह पर 28, M2 की जगह पे 28 और दिन की जगह पे 90 बटे W2 पूछ रहा है कि दिनों में काम का कितना भाग पूरा हो जाएगा, तो कि यही पूछ रहा है कितना पूरा हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि W2 बराबर हो जाएगा 28 गुणा 90 बटे 42 गुना 75। ठीक है, 42 गुना 75, तो क्या हो जाएगा, इसको कटाएंगे 7 से, इसको कटाएंगे 7 से, 6 बार में जाएगा, ये जाएगा 4 बार में। इसको कटाएंगे हम 15 से, 6 बार में जाएगा, ये जाएगा 5 बार में। ठीक है, 6 से 6 यहाँ ख़त्म, बचेगा क्या, 4/5, 4/5। इसका मतलब कि कार्य का जो भाग है कितना हो गया है, कार्य का जो भाग है 4/5 हो गया है। ठीक है, 4/5 हो गया है। अगर यहाँ पर पूछ देता, इसका आंसर हो जाएगा बी, 4/5, बी 4/5। लेकिन अगर यहाँ पर पूछ देता कि कितना काम शेष बाकी रह जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको 1 से घटा करके मान निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन इसने केवल पूछा है काम का कितना भाग पूरा हुआ, तो 4/5। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 240 मीटर की दूरी को तय करता है। वह प्रत्येक घंटे 3 किमी अधिक तेज गति से साइकिल चलाता है। प्रत्येक घंटे क्या करता है, कि अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा देता है। तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लेता है। प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाई थी। ठीक, तो हमें क्या करना है कि पहले करेंगे कि मान लीजिए कि 240 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, और यह 240 किलोमीटर की दूरी है, और यह क्या किया है, 1 किमी प्रति घंटे की चाल से साइकिल को चलाया है। ठीक, दूरी बटा में चाल, समय निकल जाएगा इससे। ठीक, और माइनस करेंगे किसका, तो ये जो स्पीड बढ़ा करके, स्पीड को क्या किया है, बढ़ा करके, यानी कि 240 बटे x+3। ठीक, मतलब कि जो वास्तविक समय था उसमें से जो स्पीड बढ़ाकर समय निकाला गया है, कितना समय आया है, तो 4, कितना, 4 घंटा। यानी कि दोनों समयों का अंतर कितना हो गया, 4 घंटा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे कैसे, तो अगर हम विकल्प से x का मान रखें, विकल्प से क्या करें, x का मान रख दें। जैसे मान लीजिए कि x का मान 9 रखेंगे, x का मान 9 रखेंगे, तो देखेंगे कि 240 बटा में 9, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18। ठीक है, और क्या हो गया इसमें से 6, ये 9 से नहीं जाएगा,
9 से नहीं जाएगा। तो हम क्या रखेंगे विकल्प में, मान लीजिए हम रख लिए 10, तो क्या हो जाएगा 24, यानी कि एक हो गया 24 और इसमें हो गया 13, जो कि 13 से ये 240 नहीं जाएगा। ठीक, इसका मतलब हम क्या रखेंगे कि सी नंबर विकल्प रखेंगे 12। तो 12 दूना के 24, 20 हो गया, और 12 यहाँ पर अगर रख दिए तो 15, तो 15 से ये चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15 एकम 15, और बचा कितना 9, 15 छक्का 90, 15 एकम 15, 15 छक्का 90। ठीक, तो ये हो गया 16, क्या हो गया 16, और 20 और 16 का अंतर कितना हो गया 4, 20 और 16 का अंतर कितना हो गया 4। तो इस तरह से हम सवाल के आंसर को विकल्प से आसानी से लगा सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा कि हम इसको हल करेंगे पूरी तरह से, जैसे इसको हम हल करेंगे, एक मिनट खुल जाए, इसको हल करेंगे अगर, तो इसमें वर्ग निकालना पड़ेगा, फिर समीकरण बनाना पड़ेगा। जैसे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर इसको हम एलसीएम लेंगे, एक्स कोष्ट में x प्लस 3, तो हो जाएगा 240 x प्लस 3 माइनस 240 x बराबर 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये सवाल लंबा होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर हम क्या करेंगे, x का मान विकल्प के द्वारा रखते हुए चल जाएंगे। ठीक, तो अगला सवाल, इसका आंसर हो गया 12, इसका आंसर हो गया क्या 12। ठीक, अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। तो पानी की धारा की गति किमी प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या हो गया 135/7.5। इसका मतलब हो जाएगा क्या, इसका मतलब हो जाएगा 18 किमी प्रति घंटा। ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 18 किमी प्रति घंटा। ठीक है, अब कह रहा है कि धारा के विपरीत, यानी कि विपरीत, एक मिनट, विपरीत ऐसे हो जाएगा, विपरीत 48/4 यानी कि 12 किमी प्रति घंटा, 12 किमी प्रति घंटे की रफ्तार चल रहा है। तो जब जल क्या है शांत है तो उसकी चाल 18, और जब धारा के साथ चल रहा है तो उसकी चाल हो जा रहा है 12। इसका मतलब कि धारा नाव की चाल को क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो हम क्या करेंगे, होता है कि धारा की चाल बराबर, धारा की चाल बराबर होता है शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा के विपरीत। तो शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा 18, अब माइनस धारा के विपरीत क्या हो जाएगा 12, धारा के विपरीत क्या हो जाएगा 12। तो हम क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे तो हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, यानी कि 6 किमी प्रति घंटा। आंसर डी। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या क्या मान है, तो 72 भागा बड़ा कोष्टक 38 माइनस मझोला कोष्टक 30 माइनस छोटा कोष्टक 31 माइनस 60 भागा 4 गुणे 5। हल करेंगे सबसे पहले अंदर वाला कोष्टक। ठीक, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब 15 में 5 से गुणा करेंगे, 15 में 5 से जब गुणा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 15 5 75, 75। इसका मतलब 72 भागा कोष्टक में 38 माइनस 30 माइनस ये कोष्टक में हो जाएगा क्या 31 माइनस 75, 31 माइनस 75। ठीक है, अब हल करेंगे आगे इसको। 75 में से 31 घटाएंगे, यानी कि माइनस की संख्या ज़्यादा है
ठीक है, माइनस की संख्या क्या है, ज़्यादा है तो माइनस में आएगा मान। तो 75 में से 31 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 44। ठीक, 44 माइनस, अब ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर -44 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +44। और +44 में 30 यानी कि 30 को 44 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 77, 1 मिनट, 74। ठीक, अब ये क्या आ गया, -74 आ गया, क्योंकि अब ये बड़ा कोष्टक खत्म। 38 बच गया, मझोला कोष्टक खत्म, बच गया क्या, बड़ा कोष्टक। ठीक है, 72 भागा इतना। ठीक है, 72 भागा। अब देखेंगे हम कि 74 में से 38 को हम घटाएंगे तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, 32 -32। ठीक है, -36, 1 मिनट, 36, 44, 74, 38, 6 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -36। ठीक है, -36। अब देखेंगे इसको हम भागा देंगे 72। ठीक है, 72 भागा, अब ये -36, 72 भागा -36। ठीक है, ये बड़ा कोष्टक में है तो क्या हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, -2 बार। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 7/16 और 7/48 में क्या अंतर है, क्या अंतर है। ठीक है, घटा कर देख लेंगे हम, 16 और 48। ठीक है, 16 और 48, तो हम क्या करेंगे, 7/16 को हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 1 - 1/3, 1 - 1/3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एक मतलब कि 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और गुणे 7/16, 8 हो जाएगा, बचेगा क्या, 7/24, 7/24। इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी, 7/24। अगला देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16, 24 और 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है, यानी कि 4 अंकों की जो संख्या दी हुई है इनमें से कौन सी संख्याएं इन तीनों से कट जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, 16, 24 और 28 दिया है, इसका एक नियम होता है कि सभी का क्या करें, एलसीएम निकाल लें और उसके बाद डिवाइड करके देखेंगे। तो हम एलसीएम निकालेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो उसमें क्या होगा, समय और ज़्यादा लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि विभाजिता के नियम से इन क्वेश्चनों को हम हल करते हुए चलेंगे। तो विभाजिता का नियम कहता है कि जैसे 16 है, ये केवल 2 का ही गुणज है और 4 का ही गुणज है। ठीक है, और ये क्या है, 24 जो है ये 8 का गुणज है और 3 का। ठीक, और ये है 7 का और 4 का। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से विभाजिता के नियम देखेंगे, 3 से कौन कौन विकल्प विभाजित हो रहा है। ठीक है, 3 से कौन कौन सा विकल्प क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो सबसे पहले 9, 9, 18, 1, 19, 4, 23, 23 जो है यह 3 से विभाजित नहीं होगा। 9, 7, 16 और 6, 22, 4, 22, 4, 26 जो कि 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। 9, 7, 16, 4, 20, 4, 24, 24 क्या है, 3 से विभाजित है, मतलब कि यह आंसर क्या हो जाएगा, सी। लेकिन हम आगे भी विकल्प दिया है, देख लेते हैं कि 9, 8, 17, 9, 8, 17, 6, 23, 23, 4 क्या होता है, 27 जो कि 3 से विभाजित हो रहा है। 27 क्या हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि अब ध्यान देना है कि 3 तो हो गया, 3 तो हो गया, अब एक बचा है 7, 7। तो हम 7 को देखेंगे कि कौन सी संख्या 7 से विभाजित, अगर कोई भी एक संख्या 7 से विभाजित होगी, अब इनमें हमें देखना ही नहीं है क्योंकि 3 से विभाजित हो रही नहीं रही हैं। ठीक, बस सी और डी में हमको देखना है। तो 7 का हम देख लेंगे कि 7 से कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 7,
21 और ये हो जाएगा 6 4 7 9 63 और एक बच गया, एक 7 दूना के 14। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब विकल्प हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सवाल को लगा सकते हैं। आगे देखेंगे, कह रहा है कि 160, 720 और 400 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि वह बड़ी संख्या जो इन सभी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। ठीक है, पूरी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो हम विकल्प देखेंगे कि ये जो 20 है, 40 है, 80 है और 160 है, ये सभी आपस में एक दूसरे के गुणज हैं। क्या है, एक दूसरे के गुणज हैं। ठीक है, तो इसमें हमको सबसे बड़ा मान निकालना है, सबसे बड़ा। तो मान लीजिए कि इसका सबसे बड़ा हो गया 160। 160 को देखेंगे कि ये विभाजित कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये पहली संख्या को तो विभाजित कर रहा है। ठीक है, दूसरी संख्या को 16 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 16 पाँचे 80। इसका मतलब कि ये नहीं विभाजित होगा, क्योंकि 16 पाँचे 80 होता है। ठीक है, और इसमें से 16 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा मान। तो इसका मतलब कि ये नहीं जा रहा है। तो अब इससे छोटा देखेंगे हम, क्या देखेंगे, इससे छोटा देखेंगे। इससे छोटा हो गया 80। 80 को देखेंगे, 80 इससे भी कट जा रहा है, 8 9 से कट जा रहा है। ठीक है, 9 बार में कट जा रहा है। ठीक, अब ये कट रहा है कि नहीं, ये भी कट रहा है, 5 बार में कट रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, 80। इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 80। ठीक है, तो मतलब महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि वह महत्तम यानी कि अधिकतम मान जो इन सभी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे, पूरी तरह से विभाजित कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, महत्तम समापवर्तक कहेंगे, जो कि विकल्प सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला सवाल कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या है, नहीं है। तो हमको क्या करना है कि हमको यह जानकारी रखना जरूरी है कि पूर्ण वर्ग की जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, यानी कि जो वर्ग संख्याएं होती हैं, उनकी इकाई अंक में कौन कौन से यूनिट आते हैं, कौन कौन से अंक आते हैं। तो कौन कौन से अंक आते हैं, तो पहला तो है 1, क्योंकि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। फिर उसके बाद आएगा क्या, इसके बाद 1 के बाद आएगा 4, क्योंकि ये 2 का वर्ग है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 5, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है, 25 होता है, तो 25 का इकाई अंक क्या हो गया, 5। उसके बाद आएगा 6, क्योंकि 6 का वर्ग करेंगे तो 36, इकाई अंक क्या हो गया, 6। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, क्योंकि 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, 3 का, इसका मतलब कि ये संख्याएं 1 4 5 6 और 9 को छोड़ करके अगर डबल जीरो, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी संख्या के पीछे डबल जीरो है, ठीक है ना, तब हम उसे पूर्ण वर्ग की श्रेणी में रख सकते हैं। नहीं तो अगर केवल एक जीरो होगा तो उसे हम पूर्ण वर्ग, जैसे मान लीजिए कि 40 दे दिया है और कह दे कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो नहीं। अब यहीं पर डबल जीरो दे दें तो क्या हो जाएगा, 400 क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्याएं हो जाएगी। तो हम उसको देखेंगे अभी कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं है कि नहीं। डबल जीरो जरूरी नहीं होता है कि डबल जीरो वाली संख्या पूर्ण वर्ग हो ही जाए। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि ये देखना है कि पूर्ण वर्ग की संख्याओं के पीछे में जो ये सम अंक दिए हैं 1 4 5 6 और 9, तो हमारे विकल्प में कौन कौन से दिया है, 4 6 और 1, 4 6 और 1, ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। लेकिन इसकी इकाई अंक में क्या दे दिया है, 3। क्या दे दिया है, 3। तो अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है उनके पीछे कौन कौन सी अंक आ जाते हैं, तो हो जाएगा, पहला हो जाएगा 2, एक तो 0, एक 0 केवल हो जाए और 2, उसके बाद क्या आ जाएगा 3,
फिर 3 के बाद क्या आ जाएगा, 5 6 तो होता ही है, 7 और 8, 8, क्योंकि 8 2 का घन है, 8 2 का क्या है, घन है, तो ये 8 तो वर्ग में ही आएगा ही नहीं। ठीक है, 8 तो वर्ग में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, ए। आंसर क्या हो गया, ए। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला देखेंगे, यदि 624, अरे 264, ध्यान दीजिएगा, 264 को 264 को 31 और 13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या होगा, छोटे भाग का मान क्या होगा। तो छोटा भाग क्या है, 13 है, छोटा भाग क्या है, 13 है, और 31 और 13 को हम अगर जोड़ दें, 31 और 13 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 4 और 4 44, 44 के बराबर क्या है, क्या, 264, 264। ठीक है, तो इसको हम 11 से कटाएंगे 4 बार में, 11 से कटेगा 2 और 4 बार में, फिर कटा देंगे 6 बार में, यानी कि 1 यूनिट बराबर हो गया क्या, 6। तो 13 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 13 गुणा 6, 13 छक 78, अरे 78 यहाँ पे लिखना है, 78, 13 छक 78। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72%, नहीं 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं, अधिकतम अंक कितना है, 650 है, तो अर्हता प्राप्ति करने, यानी कि 100% बराबर क्या दिया है, 100% बराबर दे दिया है 650 अधिकतम अंक। ठीक है, मैक्सिमम मार्क, और ऑब्टेन मार्क दे दिया है कितना, 72%, यानी कि 72% लाना है आपको। तो 650 बटे 100 गुना 72। ठीक है, अब इसको हम हल कर देंगे, क्या हो जाएगा, कटेगा ये, इससे कट जाएगा, और 72 में हम 65 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, और ये 13 से कटेगा 5। ठीक है, 13 5 65, अब हो जाएगा ये 36, 36। ठीक है, तो 13 और गुना 36, 13 और गुना 36। मान लीजिए कि हम इसको तो गुणा कर देंगे, ठीक है, इसको तो गुणा कर देंगे, लेकिन अगर ये अंक ज़्यादा हो, अंक क्या हो, ज़्यादा हो, तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले विकल्प में देखना है कि इसकी इकाई अंक क्या दिया है, इकाई अंक। तो एक का 2 है, एक का 8 है, एक का 0 है, और एक का 6, सभी का इकाई अंक अलग अलग है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 3 से 6 में गुणा करना है, तो 6 या 18, 8 आ गया, इसका मतलब इकाई अंक क्या आएगा, 8। तो हमको पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी तो ये छोटा है तो गुणा हो जाएगा, लेकिन अभी यही अंक जो है बड़ा होता है, जैसे मान लीजिए 3 6 6 होता है, और ये 113 होता है, तो गुणा करने में क्या होता है, टाइम लगता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक से गुणा करके देख लेंगे कि इकाई अंक क्या आ रहा है। ठीक है, इकाई अंक क्या आ रहा है, तो 8 आ रहा है, और 8 किसी के भी इकाई अंक में नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखेंगे अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि 990 पर 990 पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज क्या हो। ठीक है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र ही होता है कि P गुणा R गुणा T बटे 100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 990 गुने 5 गुणे 16 बटे 100। ठीक है, एक हो जाएगा 16 25 80, एक जीरो से एक जीरो एक खत्म, एक जीरो से एक जीरो एक खत्म। ठीक है, और क्या करेंगे कि इसमें भी ये ध्यान दीजिएगा, 99 गुना
8 हो गया, 99 गुना 8 हो गया। तो इसमें भी हम पूरा गुणा नहीं करेंगे, देखेंगे कि इकाई अंक क्या है, अलग अलग है, सबका इकाई अंक क्या है, अलग अलग है। तो 9 में 8 से गुणा कर देंगे, 9 8 72, इकाई अंक क्या आ गया 2, तो 2 किसके अंक में है, डी के अंक में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु पर 23% की लाभ और 9% की हानि। ठीक है, 23% की लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर, यानी कि देखिए लाभ है तो परसेंटेज प्लस है। ठीक है, 23 प्लस हो गया, और ये हानि है तो -9 हो गया, हानि है तो क्या हो गया, -9% हो गया। कह रहा है कि इसके बीच का अंतर, तो इसके बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 32%। ठीक है, 32% हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि 32% बराबर, यानी कि बीच के अंतर कितना दिया है, 928, 928। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, यानी कि 100% बराबर पूछ रहा है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, ये 32 से कटेगा 29 बार में, कितने बार में कटेगा, 29 बार में कटेगा। 29, हाँ 32 से कटेगा 29 बार में, और हो जाएगा क्या, जब 1 बराबर 29 आ गया तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 2900, 2900। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि किसी खिलौने का अंकित मूल्य, किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 था, मतलब कि 2100 रुपये उस पर प्रिंट किया गया था। इस पर सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर छूट 20% और 15% दी गई। 20% और 15% का मतलब 20, 15, 35 और 3 घटा देंगे 32%। कैसे, उत्तरोत्तर छूट, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी लगा सकते हैं, 2100 गुना 20 को हम 80 लिख सकते हैं घटा करके, क्योंकि 20% छूट है तो 100 में से 20% घटेगा तो कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, और एक इस पे एक और छूट, तो 15% की छूट दी गई, मतलब कि क्या हो जाएगा, 85, क्या हो जाएगा, 85/100, 85/100। तो ये क्या कटे करेंगे, 00 से 00 हटा देंगे, 10 से 10 ये खत्म, 10 से 10 ये खत्म। ठीक है, अब इसमें हम 8 से गुणा करेंगे, कितना बार में, 85 से। ठीक, तो 8 पंजे 40, 8 8 64 और 64 4 68। ठीक है, 10 से 10 यहाँ पर भी खत्म हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि 21 में 68 से गुणा करना है। ठीक है, तो ये भी छोटा गुणनफल है, हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है कि विकल्प देखना है। विकल्प का सभी इकाई अंक क्या दिया है, अलग अलग दिया है। तो इकाई अंक देखेंगे, 1 में 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1428, क्योंकि इसी के इकाई अंक में केवल 8 है। ठीक है, इसी के इकाई अंक में क्या है, 8 है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला देखेंगे, कह रहा है कि सोहेल ने 2250 में से एक कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशला 3 माह बाद कुछ राशि निवेश की। ठीक है, यदि 12 माह के अंत में सोहेल के निवेश से, मतलब कि जहाँ से सोहेल शुरू किया था, सोहेल और त्रिशला का लाभ कितना हो गया, 25:24 के अनुपात में बांटा गया। तो त्रिशला ने कितना निवेश किया था, धन पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये 2250 रुपया, 2250 रुपये कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। ठीक है, अब अनुपात हम कर देंगे, क्या अनुपात कर दें या बटे कर दें, ये 3 माह के बाद, यानी कि 3 माह के बाद कुछ राशि, यानी कि 9 महीने के लिए कितना राशि, 100 रुपया। ठीक है, अब लाभ इनका कितना हो गया, 25/24, 25/24 में बांटा गया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि हम कटाएंगे, 3 से कटेगा कितने बार में, ये 12 है, ध्यान दीजिएगा, ये 12 है, 3 से कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 3 से 4 बार में। ठीक है, 4 बार में। ये 25 से कटेगा 1 बार में, ये 25 से कटेगा 25, 25 8 200 और 25 9 225, 0 90 बार में जाएगा। ठीक है, और ये 3 से कट जाएगा 30 बार में, तो 30 गुना 4/x बराबर 1/4
24, 1/24। अब हमको क्या करना है कि गुणा कर देना है ऐसे और ऐसे, तो हो जाएगा 30 गुना 4 गुना 24 बराबर x। फिर हम देखेंगे क्या, इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक में इसमें क्या है, सभी में एक स्थान पर 0 है, तो हम इसका दूसरा अंक देख लेंगे। क्या करेंगे, दूसरा अंक भी देख लेंगे। 4 चौके 16 0, ठीक है, इसका हो जाएगा 120 और गुणे 24, ठीक है 24। तो 24 दूना 48, 48 में ये भी है और ये भी है, ठीक है, तो गुणा ही कर दें एक ही बार। 12 चौक 48 को 8, यहाँ पे एक 0 हो गया पहले से। अब 12 दूना के 24, 4 कितना हो जाएगा 26, 24 और 28, 26 नहीं 24 और 28, ठीक है, तो 2880, विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है। जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत कितना है, 70 है, यानी कि दो लोगों का स्कोर कितना हो गया 70। इसका मतलब कि योग क्या हो जाएगा, जितेंद्र प्लस उमर का योग कितना हो जाएगा 140, ठीक है 140। क्यों, क्योंकि जे प्लस यू बटा में 2 बराबर कितना था 70 था। ये औसत था, क्या था, औसत स्कोर था, ठीक है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, योग निकाल दिया 140। अब क्या करेंगे कि उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर, उमर प्लस श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर कितना है 56। तो 56 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 112, 112। उसके बाद कह रहा है कि जबकि श्यामल और जितेंद्र, श्यामल प्लस जितेंद्र बराबर क्या कह रहा है कि औसत स्कोर 78 है, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 156, ठीक है 156। तो जितेंद्र, उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत, तीनों का प्राप्त स्कोर का औसत क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इसको हम करेंगे क्या, ये एक है ये एक है, 2 हो जाएगा, यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे सभी में। तो जे प्लस यू प्लस यस, जे प्लस यू प्लस यस बराबर क्या हो जाएगा, इनका योग, क्या हो जाएगा, इनका योग 8 5 5 10 3 1 4, 408। इसका मतलब ये कट जाएगा 204, 204 बटे 3, 3 से कटाएंगे कितने बार में, 6 बार में, ठीक है 8 बार में, क्या हो जाएगा 68, 68। आगे देखेंगे, अगला सवाल कह रहा है कि आजा x अनुपात y का मान क्या होगा, x अनुपात y का मान क्या होगा, तो 15/x बराबर 5/y, ठीक है, तो यहाँ पर x से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 15/3 हो जाएगा और 15/5 हो जाएगा और ये हो जाएगा x/y। इसका मतलब 3:1, 3 अनुपात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1200 को 2 साल के लिए, ध्यान दीजिएगा 1200 रुपया है, इसको 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिया जाता है, तो अर्जित ब्याज कितना होगा, अर्जित ब्याज कितना होगा। तो हम इसको 2 प्रकार से लगा सकते हैं। पहले तो इसका मूल नियम जो होता है कि ए बराबर पी कोष्ट में 1 + r/100 के पावर n, ऐसे भी लगा सकते हैं। फिर हमने बताया था कि परसेंटेज से लगा सकते हैं कि 10% है तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं 10/100, कट जाएगा, बचेगा क्या 1/10। तो जो नीचे वाला होता है मूलधन होता है और जो ऊपर वाला होता है क्या होता है, ब्याज होता है, ब्याज होता है। अगर दोनों को जोड़ दें, मूलधन और ब्याज को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 11/10, यानी कि ये मूलधन हो गया ये मिश्रधन हो गया, ठीक है। तो इस पर भी हम लगा सकते हैं कि जब वर्ष दे दिया है 2 साल तो इसका वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, हो जाएगा ये 100 और ये हो जाएगा 121, ठीक है। पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है कि अर्जित ब्याज कितना होगा, तो ब्याज बराबर होता है कि
मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मूलधन क्या है 100 है, अब मिश्र धन क्या है 121 है, तो ब्याज क्या हो जाएगा 21, ब्याज क्या हो जाएगा 21, ठीक है, ब्याज हो जाएगा 21। तो इस पर हम क्या करते हैं कि 100 जो मूलधन दिया है, मूलधन दिया है 100, इसके बराबर क्या है 1200, 1200, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 12, एक बराबर क्या हो जाएगा 12, तो 21 बराबर क्या हो जाएगा 12 में क्या करेंगे हम 21 से गुणा कर देंगे, 21 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, इकाई अंक 2 दिया है, ये क्या है दिया है इकाई अंक 2, 252, 252। और एक नियम है लाइन मेथड जो कि इससे भी आसानी से लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, हम क्या करेंगे, ये परसेंटेज को लेकर चलेंगे, ठीक है, परसेंटेज है 10% और मूलधन कितना है 1200, तो 1200 का 10% और 2 साल के लिए, ध्यान दीजिएगा 2 साल के लिए, तो 1200 का 10% क्या हो जाएगा 120। ये ऊपर वाला जो होता है साधारण ब्याज होता है, ठीक है, और नीचे वाला जो होता है CI और SI का अंतर होता है, CI और SI का अंतर होता है, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरे साल का, साधारण ब्याज दोनों साल में समान होता है, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का पहले साल का अंतर कितना होता है 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। तो दूसरे साल में हम इसका 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 240, ठीक है 240। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्या है अंतर है, ये क्या है अंतर है, और हमको केवल क्या निकालना है, क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। तो अगर हम इसको 240 में जोड़ दें, 240 में जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा हमको, ये माइनस है, अगर इसको हम क्या कर दें इसमें जोड़ दें, ठीक है, इसमें क्या कर दें जोड़ दें, इस 12 को क्या कर दें हम इसमें जोड़ दें, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा CI प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 252, 252 कैसे, CI माइनस SI बराबर क्या आया था 12 आया था, क्या आया था 12 आया था, और SI बराबर क्या आया था हमारा 240, 240, ठीक है। तो CI कैसे ज्ञात करेंगे, उधर लेकर चले जाएंगे 12 के पास, तो CI बराबर हो जाएगा 12 प्लस 240, ठीक है, 12 प्लस 240 बराबर क्या हो जाएगा 252। तो इस तरह से अगर हम लगाएं, इससे हम अगर सवाल को लगाएं तो सवाल बहुत ही आसानी से आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि केवल क्या करना है एक लाइन ही तो खींचना है, पहले 10% निकालना है, दूसरे 10% निकालना है, पहला साल का 0 होता है, दूसरा साल का क्या हो जाता है, ये 120 का 10% निकाल देंगे 12 हो जाएगा। तो 2 साल का 240 हो रहा था, एक साल का 120, तो 2 साल का 240 और 12 को जोड़ देंगे 252 हो जाएगा, ठीक है। तीन लाइन का तो काम है बस, ठीक है। तो इस तरह से हम लाइन मेथड से बहुत ही आसानी से इन सवाल को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं, ठीक है। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर एक चौथाई श्रमिक क्या होते हैं, काम छोड़कर चले जाते हैं। कितना काम होने पर, काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर, काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितना दिन लगा, कुल मिलाकर कितना दिन लगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वह दिन निकालेंगे जो सभी लोग एक साथ कार्य किए, ठीक है। तो M1 होता है M1 D1 बटा में W1 बराबर M2 D2 बटा में W2, ठीक है। यानी कि M1 D1 में क्या करें 60 गुणा 36 करेंगे, और W मतलब कि एक कार्य हुआ, ठीक है। अब कह रहा है कि M1 M2 जो है, M2 है कि कुछ दिन, तो कुछ दिन, दिन का मतलब पता नहीं है, दिन का मतलब पता नहीं है, D कर देंगे हम यहाँ पर, D2 कर दिए। कुछ दिन तो ये जो सभी व्यक्ति हैं एक साथ कार्य किए, कब तक काम किए, जब तक काम का 1/6 हिस्सा नहीं हो गया, जब तक कार्य का 1/6 हिस्सा नहीं हो गया, ठीक है, तब तक ये सभी व्यक्ति एक साथ कार्य किए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले वह दिन निकाल लेंगे जब सभी लोग एक साथ कार्य किए, तो एक साथ कार्य किए से खत्म हो जाएगा, 6 ऊपर जाएगा और 6 से कटेगा ये 36, यानी कि 6 बार में, यानी कि क्या हो गया 6 दिन तक,
6 दिन तक ये सभी लोग 60 के 60 लोग क्या हैं, साथ कार्य किए हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये 1/6 कार्य हो गया, क्या हो गया, 1/6 कार्य हो गया, तो कार्य को हम घटा देंगे पूरे कार्य से, तो हो जाएगा क्या, 5/6 कार्य बचा। यानी कि जब 1/6 कार्य हो गया तो 1/4 श्रमिक चले गए। 1/4 श्रमिक चले गए मतलब कि 1/4 घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 3/4। यानी कि 60 का 3/4 बचे। क्या बचे, 60 का 3/4 बचे, 45 व्यक्ति। 45 व्यक्ति बचे किस काम को करने के लिए, तो इस 5/6 कार्य को करने के लिए। ठीक है, 5/6 कार्य करने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि पहला हो जाएगा 60 गुणा 36 M1 D1 बटे में कार्य और बराबर। अब जो है कितने व्यक्ति बचे हैं, तो 45 व्यक्ति बचे हैं। किस कार्य को करने के लिए, समय पता नहीं है, समय पता नहीं है किस कार्य को करने के लिए, तो 5/6 कार्य को करने के लिए, 5/6 कार्य करने। यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कटेगा कितने बार में, 15 से कटेगा 3 बार में, 15 से कटेगा 4 बार में। ठीक है, अब ये कटेगा 3 से 10 बार में। ठीक है, ये 36 है, ध्यान दीजिएगा, 36 है, 30 नहीं, 36 है। 15 से कटेगा 12 बार में। ठीक है, 12 बार में, 12 बार में। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 ऊपर चला गया, 4 गुणे 12 बराबर D2 गुणे 6/5। ठीक है, 6 से कटेगा 2 बार में। ठीक है, ये हो जाएगा गुणा यहाँ पे, तो हो जाएगा क्या, 40। यानी कि ये जो कार्य है, ये जो कार्य है, यानी कि इस कार्य को 5/6 कार्य को 45 व्यक्ति मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में कर रहे हैं। और प्रश्न पूछा है कि कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगेगा, तो इधर लगा है कितना, 40 दिन, इधर लगा है 40 दिन, और इधर कितना लगा है, 6 दिन लगा है। कितना लगा है, 6 दिन लगा है, तो प्लस हो जाएगा 6 दिन, कुल मिलाकर 46 दिन। कितना हो गया, कुल मिलाकर 46 दिन तक कार्य हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बस यहीं तक था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।